जय माता दी। आज की कक्षा में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन अध्याय का एक नया बिंदु पढ़ना शुरू करेंगे, जिसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्रांतिक कोण पढ़ा था। इसी का अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण से रिलेटेड, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, हालांकि इसमें आ रहा है शब्द परावर्तन, लेकिन यह किससे संबंधित होता है? अपवर्तन से संबंधित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपवर्तन जो क्रांतिक कोण होता है वह अपवर्तन की ही संबंधित एक घटना है। उसमें क्या होता है, जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, ठीक है, क्या होता है, जब किसी सघन माध्यम से एक है ना, यहाँ पर अगर कोई सघन माध्यम है और उससे कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो जो आपतित किरण होती है, ये आपतित किरण है और यहाँ पर अभिलंब है, ये अभिलंब है, ठीक। ये कौन सी किरण है? आपतित। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में कौन सा कोण बन रहा है? आई, यानी आपतन कोण। उसी प्रकार अब क्योंकि विरल माध्यम में जा रही है, तो ये क्या होगी, किरण अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे परावर्तन कोण का मान है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण का मान बड़ा हो जाएगा। और ये कौन सा कोण कहलाएगा? अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। अब ये आपतन कोण को जब हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हमेशा जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण जो होता है, कौन सा कोण, आपतन कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण से क्या होगा, छोटा होगा। अपवर्तन कोण बड़ा होगा, आपतन कोण छोटा होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण आपतन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगर हम लोग आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं, यहाँ पर आपतन कोण के मान को अगर हम लोग बढ़ाते जाएं, तो एक घटना हमको ऐसी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम आपतन कोण के मान, विभिन्न मान अगर लेते हैं, तो आपतन कोण का एक मान हमको ऐसा प्राप्त होगा जिसके सापेक्ष जो हमारी अपवर्तित किरण है, वो अभिलंब के समांतर चलना प्रारंभ कर देगी, ठीक। यानी कि अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना लेगी अपवर्तित किरण? 90 अंश का कोण बना लेगी। तो आपतन कोण का वह मान जिसके सापेक्ष अपवर्तित किरण अभिलंब के समांतर चलना प्रारंभ कर देती है, समतल के समांतर चलना प्रारंभ कर देती है, जिस तल पर अपवर्तित हो रही है, उस आपतित हो रही है किरण, उसके समांतर चलना प्रारंभ कर देती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बार पुनः, जो आपतन कोण है, ठीक है, सघन से विरल में जाते समय जो आपतन कोण है, उसका वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके सापेक्ष अपवर्तित किरण जो है वह समतल के समांतर, जिस पर आपतित हो रही है किरण, उस पे अपवर्तित किरण समतल के समांतर चलना प्रारंभ कर देती है, या अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाने लगती है, उस आपतन कोण के मान को, है ना, यहाँ पे आपतन कोण का कोई एक विशेष मान होगा, उस आपतन कोण के मान को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसी क्रांतिक कोण से जुड़ी हुई एक घटना है हमारी, वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ये देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन सी स्थिति में होगा, जिस स्थिति में क्रांतिक कोण बनता है उसी स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक हो जाता है। मतलब कांतिक कोण तो प्रत्येक सघन विरल के जो आपका पेयर होता है युग्म, उसके लिए एक ही होगा। कांतिक कोण का मान क्या होगा? प्रत्येक सघन विरल के युग्म के लिए एक ही होगा। लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें कांतिक कोण से आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक होता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान कांतिक कोण से अधिक होता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, ठीक, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसा होगा ये। तो यहाँ पर पहले हम लोग उदाहरण से पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ लेते हैं। एक मिनट, यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक समतल ए बी उपस्थित है जिस पर अभिलंब सी डी खिंचा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कोई आपतित किरण है यहाँ पर, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं ई ओ। यह आपतित होती है और जो हमारा ए बी का ऊपर भाग है अभिलंब सी की ओर, ओ सी की ओर, वो है हमारा सघन माध्यम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कांतिक कोण की घटना है वो कब होती है? सघन से विरल में। तो ओ डी की ओर अभिलंब की ओर जो माध्यम है वह है हमारा विरल माध्यम, ठीक है। अब यहाँ पर ई ओ जो हमारी आपतित किरण है, वो जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, यानी ये जो हमारा आपतन कोण आई है वह छोटा होगा अपवर्तन कोण आर से। अपवर्तन कोण का मान यहाँ पर क्या होगा? आपतन कोण से बड़ा होगा। विरल से सघन जाते हैं तो उल्टा हो जाता है कि जो आपतन कोण का मान होता है वह बड़ा होता है और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? छोटा होता है। और सघन से विरल में जाते हैं तो आपतन कोण का मान क्या होता है? छोटा होता है और अपवर्तन कोण का मान बड़ा होता है। तो इस प्रकार अगर हम अपवर्तन कोण के विभिन्न मानों को यहाँ पर बढ़ाते जाएं, अपवर्तन कोण का एक दूसरा मान ले, थोड़ा अपवर्तन कोण को बढ़ा दे, तो अपवर्तन कोण को बढ़ाएंगे तो आपतन कोण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अपवर्तन कोण को यदि और थोड़ा बढ़ाते हैं, यहाँ पर अपवर्तन कोण को और बढ़ा दिए, ठीक है, देखते जाइए क्रमशः 3 अपवर्तन कोण हमको प्राप्त हो गए। अपवर्तन कोण 1, अपवर्तन कोण 2 और यह अपवर्तन कोण 3, ठीक है। अब अपवर्तन कोण के किसी एक मान के लिए क्या होगा? ये जो हमारी आपतन कोण के किसी एक मान के लिए क्या होगा? जो अपवर्तित किरण है वो किसके समांतर चलना प्रारंभ कर देगी? समतल के समांतर चलना प्रारंभ कर देगी। आपतन कोण 1 के लिए अपवर्तन कोण का मान कुछ बड़ा हुआ, फिर आपतन कोण 2 के लिए अपवर्तन कोण का मान थोड़ा और बड़ा हुआ, और आपतन कोण 3 के लिए मान लो कि अपवर्तन कोण का मान इतना बड़ा हुआ कि जो हमारी अपवर्तित किरण है वो किसके समांतर चलना प्रारंभ कर दी? ये दोनों माध्यमों को विभाजित करने वाला जो समतल की रेखा है उसके समांतर चलना प्रारंभ कर दी। मतलब अविलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाने लगी? 90 अंश का कोण बनाने लगी। अब इसी आपतन कोण के मान को, जिसके सापेक्ष जो हमारी अपवर्तित किरण है समतल के समांतर चलना प्रारंभ कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कांतिक कोण कहते हैं। अगर इस कांतिक कोण से भी हम अपवर्तन कोण को क्या कर दें? बढ़ा दें। कांतिक कोण कौन सा आपतन कोण है? जिसमें अपवर्तित किरण समतल के समांतर चलना प्रारंभ कर देती है। अब समतल के समांतर आ गई अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम से होते होते। अब यहाँ से भी हम अगर आपतन कोण के मान को क्या कर दें? थोड़ा और
बढ़ा दें तो जो अपवर्तित किरण है वो किधर हो जाएगी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाएगी। और जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसी माध्यम में लौट जाए तो कौन सी घटना होती है, परावर्तन की घटना होती है। लेकिन वहाँ पर परावर्तन में क्या होता है, एक माध्यम कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों माध्यम पारदर्शी हैं। फिर भी प्रकाश की किरण आपतन कोण का मान कांतिक कोण से बड़ा होने के कारण प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में लौट रही है, इसलिए इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो इसके हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे कि देखते हैं। जैसे रेगिस्तानों में जो घटना होती है वायु की सघन और विरल परत के कारण, वो है मरीचिका। ये देखिए मरीचिका में क्या होता है, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, गर्मी के कारण जो धरातल के पास की वायु की परत होती है वो कैसी हो जाती है, विरल हो जाती है, गर्म होकर वहाँ की सघनता कम हो जाती है और क्रमशः धरातल से ऊपर जैसे जैसे उठते जाते हैं वायु की परतों में सघनता आती जाती है। धरातल से ऊपर उठने पर वायु की परतें कैसी होती जाती हैं, सघन होती जाती हैं। यहाँ पर विरल है, यहाँ पर सघन है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर दूर से रेगिस्तान में किसी पेड़ वगैरह को देखता है, ठीक है, किसी पेड़ वगैरह को जब वह व्यक्ति देखता है तो उस पेड़ से जो प्रकाश की किरणें टकराकर आपतित हो रही हैं धरातल की ओर, ठीक है, धरातल की जो प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं वह सघन माध्यम से विरल में आ रही हैं। धीरे धीरे इनका जो कांतिक कोण का इनके अभिलंबों, विभिन्न अभिलंब आपको यहाँ पर बने हुए दिख रहे हैं प्रत्येक परत के साथ में। तो किसी एक अभिलंब में जो आपतित किरण का मान है वह कांतिक कोण से भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है कांतिक कोण, और वहाँ से इस प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और वह दूर स्थित व्यक्ति के नेत्रों से टकराती है, जिसके कारण उसको इस वृक्ष की छाया भूमि पर बनती हुई दिखाई देती है। तो उसको ऐसा आभास होता है कि वह वृक्ष का प्रतिबिंब जल के अंदर बन रहा है। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक, तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि वो वृक्ष का प्रतिबिंब जल के अंदर बन रहा है, मतलब उसको लगता है कि वहाँ पर पानी उपस्थित है। इसी को बोलते हैं मरीचिका, यानी पानी है नहीं लेकिन उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो वृक्ष की छाया प्रतिबिंब बनने की घटना है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित हो रही है, तो वहाँ पर उसको पानी होने का भ्रम होता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का एक उदाहरण है। ठीक, इसके अलावा भी विभिन्न उदाहरण हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के हमारे जीवन में। आइए देखते हैं। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हीरे से विभिन्न प्रकाश की किरणों का अलग अलग एंगल से बाहर जाना हो रहा है। ठीक है, इसका कारण यह है कि हीरे का जो कांतिक कोण होता है वो होता है 24 अंश। कितना होता है, 24 अंश। हीरे के कांतिक कोण का मान 24 अंश होता है, बहुत कम है। ठीक, और जैसे ही इसके आपतन कोण का मान 24 अंश से बड़ा होता है वैसे ही प्रकाश की किरण का जो प्रकाश की किरण हीरे के अंदर प्रवेश करती है उसका हीरे के ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मतलब जो प्रकाश की किरण हीरे के अंदर प्रवेश करेगी वह विभिन्न परतों से टकराती हुई पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार हीरे के अंदर ही होती रहेगी। और जब 24 अंश से कम होगा आपतन कोण का मान, क्योंकि कांतिक कोण है 24 अंश, जब 24 अंश से कम होगा तब उसी एंगल से प्रकाश की किरण बाहर आती है। तो हीरा हमको कैसा प्रतीत होता है, झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकाश की किरणें इसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और कांतिक कोण का मान कम होने के कारण थोड़ा सा भी बड़ा इससे जो आपतन कोण होता है उसके कारण हीरे के अंदर ही प्रकाश की किरणें घूमती रहती हैं। और जब कांतिक कोण का मान 24 अंश से आपतन कोण का मान 24 अंश से कम होता है तब उस एंगल के लिए प्रकाश की किरण जो है दूसरे माध्यम, विरल माध्यम वायु में वापस आती है और हीरा जो है चमकदार या झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है। तो हीरा भी जो है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम लोगों ने इस लास्ट संडे को एक वीडियो डाला है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन अपने ज्ञान को परखने के लिए दिए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें कमेंट करके और अपना पार्टिसिपेट कीजिए। और जो 10 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर देंगे उनका नाम हम अपने अगले संडे की वीडियो में घोषित करेंगे। और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक बनाए रखिए, जिससे कि जब कि आपको घर पे रह के पढ़ाई करनी पड़ रही है तो थोड़ा सा जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। तो अपने मोटिवेशन को कम मत होने दीजिए। जितनी लगन से आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, जितनी लगन से आप ट्यूशन में जाके पढ़ाई करते थे, उतनी ही लगन से, बल्कि उससे ज़्यादा लगन से आप घर में रह के पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आप आने वाले समय में जो भी आपके एग्ज़ाम वगैरह हैं, आखिरकार एग्ज़ाम तो होने ही है ना। और ये जो कोरोना काल है ये भी हटेगा ही कभी ना कभी। तो इसके हटने के बाद में आपको एकदम से कठिनाइयों से मतलब ज़्यादा अभ्यास में नहीं रहने से क्या होता है कि हम लोग भूलने लगते हैं। तो वैसे ही भूलने की कठिनाइयों का सामना आप लोगों को ना करना पड़े, तो अपने अभ्यास को बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ख़ुद को विभिन्न छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में जो ऑनलाइन चल रही हैं, जैसे कि अभी हमारा ही वीडियो है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने अभी कमेंट्स भेजे भी हैं। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं बच्चे, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजे हैं। उनको यूट्यूब में कमेंट करना नहीं आया तो उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी कमेंट भेजे। तो उन बच्चों को भी हम इस प्रतियोगिता में शामिल करेंगे। और आप उसमें शामिल होकर और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने ज्ञान को परखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।